हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 फरवरी 2026 के जो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज रशिया साउंड्स अलार्म एज न्यू स्टार्ट ट्रीटी सेट टू एक्सपायर। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि 2010 के अंदर ये ट्रीटी साइन की गई थी एंड 2026 में ये एक्सपायर होने वाली है एंड एक्सटेंशन की कोई अभी तक हमें गुंजाइश नज़र में नहीं आती है। प्लस अब यहाँ पर सिर्फ अपडेशन इतनी है कि रशिया ने एक बात ही कही है कि 1 साल के लिए अगर इसको एक्सटेंड करना है तो अभी उसके ऊपर कभी यूएस का रिस्पॉन्स नहीं आया है। बट अगेन ये न्यूज़पेपर में आई है तो आपको न्यू स्टार्ट ट्रीटी एंड स्टार्ट ट्रीटी जो कल मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन की थी, आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो एक्सपायर होने वाली है 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। सेकंड है गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स विद मेक इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तौर पर सरकार क्या चाहती है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, ठीक है, आत्मनिर्भर हो जाए बाय 2047। तो उसको विकसित भारत 2047 भी हम बोल रहे हैं। तो अब इसका पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज़ तो अब ये इकोनॉमी वाले ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। एक हमारे पास इंपोर्ट होता है, एक हमारे पास एक्सपोर्ट होता है ना। जब हम कोई चीज़ को इंपोर्ट कराते हैं तो हमारी कंट्री से पैसा जा रहा होता है, ठीक है। एंड जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम अपनी कंट्री से किसी चीज़ को भेज रहे हैं, मतलब हमें पैसा आता है। तो अब सरकार क्या चाहती है कि हम जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है एंड एक्सपोर्ट हमारा कम रह जाता है तो हमारा जो आप कह सकते हो बजट है या इवन कि हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आप जो बैलेंस होता है ना वो नेगेटिव में चला जाता है। तो हम बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट डेफिसिट हैं या हम इंपोर्ट में सरप्लस में चल रहे हैं। वैसे हम एक्सपोर्ट डेफिसिट उसको बोलते हैं। तो अब इसको ऑपोजिट करना है, हम एक्सपोर्ट को सरप्लस करना चाहते हैं। तो सरकार क्या चाहती है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम खुद से बनाना शुरू कर दें, ठीक है। यानी कि हमारी जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है वो कम हो जाए और अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकें, ठीक है, ताकि हमारा बजट जो है वो पॉजिटिव में और ज़्यादा आता रहे। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। एंड एक एडिशनल खबर यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है किसके साथ? अब इटालियन एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है लियोनार्डो, जिसमें अब इंडिया के अंदर हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी, ठीक है। बस ये न्यूज़ है आपकी। देन कंजर्वेशनिस्ट एप्रीहेंसिव ऑफ टर्टल ट्रेल्स अनाउंस्ड इन द बजट। तो अब हमने बजट के अंदर डिस्कस किया था जहां पर आपको मैंने 2 ट्रेल्स की बात बताई थी, बर्ड वॉचर्स के लिए ट्रेल की बात बताई थी और एक टर्टल ट्रेल की बात बताई थी। तो टर्टल ट्रेल के लिए अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, इंडिया के अंदर ऑलिव राइडली टर्टल्स जो हैं, ठीक है, ऑलिव राइडली टर्टल्स वो ज़्यादातर आप कह सकते हो पाए जाते हैं। जो कि अब आपको मैं इतनी चीज़ बता रही हूँ कि ऑलिव राइडली टर्टल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर एंड मतलब उनका ना एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है ऑलिव राइडली टर्टल्स का कि वो मास नेस्टिंग करते हैं, मतलब अंडे देने वो कोस्ट पे आते हैं, ठीक है। एंड वो एक अलग सा फिनोमेना है जिसको हम आरबेडा बोलते हैं, ठीक है। अब आरबेडा वर्ड उसको यूज़ किया जाता है। तो अब ये रेयर फिनोमेना जो है आरीबाडा, ठीक है, मैं स्पेलिंग आपको लिख के दे देती हूँ, आरीबाडा इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं। तो ये किसी और टर्टल स्पीशीज़ में नहीं होता है, ठीक है। तो आरीबाडा में क्या है कि मास नेस्टिंग यानी कि जितने भी उनकी ग्रुप की फीमेल्स होंगी एक ही साथ कोस्ट पर आकर अंडे लेकर के दे विल गो बैक एंड थोड़े टाइम बाद वो वापस से जब वो हैचलिंग्स हो जाती हैं तो उसके बाद वो आकर वो जो टर्टल्स हैं उनको ले जाती है, ठीक है। तो इसको हम आरीबाडा बोलते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको लेकर ही आप ट्रेल बनाना शुरू कर दोगे, है ना, क्योंकि उन्हीं कोस्टल रीजन के अंदर, इंडिया के अंदर एंड पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेसिफिकली ऐसे सिर्फ 2 कोस्ट है, एक इंडिया में है, एक कोस्टा रिका के अंदर है। इंडिया में भी ओडिशा के कोस्ट है एंड ओडिशा में भी 2 कोस्ट है हमारे पास स्पेसिफिकली। एक आता है हमारे पास गहिरमथा और दूसरा आता है ऋषिकुल्या, ठीक है। ऋषिकुल्या एंड गहिरमथा ये 2 ऐसी जगहें हैं ओडिशा के अंदर जहां पर ऑलिव राइडली टर्टल्स का जो ये अरीबाडा वाला फिनोमेना है वो विटनेस किया जाता है। तो अब सरकार को अगर ये बजट के अंदर उन्होंने टर्टल ट्रेल्स अनाउंस की है तो जब नेस्टिंग का पीरियड होगा उस टाइम पे, है ना, तो कोई भी डिस्टर्बेंस, क्योंकि अब आप देखो कि टूरिस्ट कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे इकोलॉजिकली चीज़ें जो है वो अब हैम्पर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि इसको अब कैसे टैकल किया जाएगा एंड किस तरीके से ट्रेल्स को बनाया जाएगा। एंड अगर ट्रेल्स को बनाया जा रहा है वहाँ पे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ही होने चाहिए। पहली बात तो किसी को जाने नहीं देना चाहिए, अगर जाने के लिए दे रहे हो तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, एक डिस्टेंस से फोटोग्राफी जो है वो अलाउ की जा सके, ठीक है, ताकि जो नेचुरल हैबिटेट है हमारे पास ऑलिव राइडली टर्टल्स का वो यहाँ पर हैम्पर ना हो। एंड उन्होंने यहाँ पर एक एंड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही बोली थी कि हमारा जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है उसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को हम इको टूरिज्म या इकोलॉजी की टूरिज्म की तरह प्रमोट ना करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बस ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। देन इंडिया एंटर्स एलीट ग्रुप विद सक्सेसफुल मिसाइल टेक टेस्ट, ठीक है। मिसाइल कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर टेस्ट की गई है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि SDFR टेक्नोलॉजी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी। बस उसके अलावा आपको और कुछ नहीं जानना है। बस ये DRDO के द्वारा यहाँ पर किया गया है एंड सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है एंड इंडिया भी अब एलीट नेशंस के बीच में इनका नाम गिना जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है जब हम डिटेल में इनके बारे
बारे में पढ़ते हैं ना जैसे यूपीएससी के अंदर, तो हमें पता लगता है कि क्या इंजन के अंदर अपडेशंस की गई है, उतना आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन ग्लोबल एड कट्स कुड लीड 22.6 मिलियन एडिशनल डेथ्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्लोबल एड का क्या मतलब है कि कोई भी कंट्री है ना, आप सपोज इंडिया की कंट्री, हमने बजट के अंदर डिस्कस किया था कि हम आसपास वाले नेशंस जो हैं बजट के अंदर अपने पड़ोसी नेशनों को सॉफ्ट पावर की तरह हेल्प करते हैं, तो हम बजट के अंदर एलोकेशन उनकी करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड की जाती है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, जैसे अब यूरोपियन यूनियन के कुछ नेशन हो गए, यूएसए हो गया, ठीक है। तो जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनको भी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ बजटरी एलोकेशन होती है। तो पिछले 4 या 5 साल में लगातार ये चीज़ देखी जा रही है कि जो बजटरी एलोकेशन है ना, उसी पैसे के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वो अपनी कम करते जा रहे हैं। तो उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये बताया जा रहा है कि अगर ये ग्लोबल एड कम हो जाती है तो उससे क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में 22.6 मिलियन एडिशनल डेथ्स देखने को मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसी पैसे के थ्रू ना, इसी पैसे को यूटिलाइज इस तरीके से किया गया था कि रिडक्शन हमें देखने में मिली कितने अंदर, चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि बच्चों की जो डेथ, बच्चों की डेथ, चाइल्ड मोर्टालिटी का डेफिनेशन क्या है, 1 साल से पहले किसी बच्चे की जब डेथ हो जाती है वो 39% उसके अंदर रिडक्शन देखने को मिली। HIV और एड्स जैसे बीमारियों की वजह से जो डेथ्स होती है 70% रिडक्शन उसके अंदर देखने को मिली। एंड 56% रिडक्शन डेथ्स किस वजह से, मलेरिया एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से देखने को मिली है। तो ये इनकी अचीवमेंट्स हैं। एंड अगर ये पैसा बंद हो जाता है आना या कम हो जाता है आना, तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर वापस से रिवर्सल आने के चांसेस हैं, मतलब ये बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक अलार्मिंग सी न्यूज़ थी जो कि बताई जा रही है, बट एक फैक्ट है जो कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। देन 84% जो वेस्ट पिकर्स हैं वो SC, ST एंड OBC ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दैट इज इट कि एक स्टडी जो है अब किसके अकॉर्डिंगली कवर की गई है, एक नमस्ते स्कीम है हमारे पास, ठीक है। नमस्ते स्कीम के अकॉर्डिंगली जो अब सरकार ने दायरा बढ़ाया है एंड जितने भी आप कह सकते हो वेस्ट पिकर्स हैं उनके रिगार्डिंग अब डेटा कलेक्ट करना यहाँ पर शुरू किया गया है। तो अब उस हिसाब से यही बताया जा रहा है कि 84% ऑफ द वेस्ट पिकर्स जो है वो SC, ST एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया एंड भूटान के रिलेशंस के बीच में, पावर सेक्टर को लेकर अब स्पेसिफिकली एक ऐसा जो प्रोजेक्ट है जो कि 2010 के अंदर जिसके रिगार्डिंग अब साइन कर लिया गया था, वैसे 2006 के अंदर ये प्रोजेक्ट जो है 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देती हूँ, पुनत सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी पुनत सांगचू जो रिवर है ये उसी के ऊपर बनाया जाएगा। इंडिया के अंदर इसको संकोश रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, संकोश रिवर के नाम से जाना जाता है। तो ये 2006 में प्रोजेक्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुका था। इसका फर्स्ट फेज जो है वो ऑलरेडी कंप्लीशन में हो चुका है और इंडिया और भूटान जो है यहाँ पर अब पानी की अकॉर्डिंगली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट हो रही है शेयर कर रहे हैं। एंड सिमिलर तरीके से सेकेंड फेज जो है वो ऑलरेडी अब ऑपरेशनल होने ही वाला है एंड उसके लिए अब यहाँ पर भूटान के साथ डिस्कशंस होंगी, ठीक है। तो कोऑपरेशन जो है पावर सेक्टर में अगर आपको मैं बताऊँ वो की जानी है, ठीक है। इसके ऊपर काम किया जाएगा सेकेंड फेज के ऊपर। देन रुपी जो है 1.2% से जंप कर गया, तो अब हमें पता है 92-93 रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर ही हो चुका था। बट अब हमारे ऊपर जैसे ट्रंप ने 25% रिटालिएटरी टैरिफ्स लगाए थे उसको कम करके 18% कर दिया गया है। तो सडनली जो है वो एक तरह से जंप देखने को मिला है हमारे इंडियन रुपी के अंदर। तो 1.2% से एक सडन इंक्रीज जो है रुपी की वैल्यू के अंदर अगेंस्ट डॉलर देखने को मिल रहा है। देन वेनेजुएलन ऑयल विल बी डिफिकल्ट टू प्रोसेस सेज इंडियन रिफाइनर्स। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके पीछे का रीजन क्या है, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पर इसको डिस्कस करना पड़ेगा कि वेनेजुएलन ऑयल जो है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, हाई विस्कोसिटी, ठीक है, प्लस एसिडिक है ये इन नेचर, हाई एसिडिक लेवल्स है इसके, ठीक है। विस्कोसिटी ज़्यादा है, हाई एसिडिक आप कह सकते हो है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, सार क्रूड बोलते हैं, हम इसको सार क्रूड बोलते हैं। एंड चौथा पॉइंट यहाँ पर यही है कि इन तीनों की वजह से, हाई विस्कोसिटी होने की वजह से, एसिडिक होने की वजह से, सार क्रूड होने की वजह से अब इसका क्या है कि फ्लो जो है, जैसे लिक्विड फ्लो करता है ना, फ्लो लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये डेंस हो जाता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिफाइन करने के लिए ना हमारे जो क्रूड ऑयल है अब उसके लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो इससे क्या हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइसेस जो है, प्राइस किसके, ऑयल के, वो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है। देन आज की इतनी ही न्यूज़ थी हमारे पास। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड कि CUET से रिलेटेड 2022 ऑनवर्ड्स आपको PYQ सॉल्व मिल जाए फॉर योर डोमेन स्पेसिफिक जो कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.cpclasses.com। तो वहाँ पर जब आप विजिट करोगे ई बुक्स के सेक्शन में आपको ये बुक्स मिल जाएंगी एंड आप इसको ईजिली यहाँ पर परचेज भी कर सकते हो। एंड ये जो क्वेश्चन हैं आपको NCERT की लैंग्वेज में ही यहाँ पर सॉल्व करके दिए गए हैं, जस्ट टू मेक इट बेटर, कि आपको पता लग जाए कि एक एक वर्ड से जो आपको क्वेश्चन है ना उसका मतलब चेंज हो जाता है ना, आप आंसर गलत करके आ सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो। PYQs इसमें आपको हेल्प करते हैं जानने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं ना, कॉम्प्रीहेंशन वाला या पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन आता है आपको,
ठीक है, वो आपके पहले वाले इनिशियल 2022 एंड 23 के क्वेश्चंस आप देखोगे तो डायरेक्ट, जैसे पहले हम बचपन में नहीं करते थे 5th-6th क्लास में कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंगली वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन में आंसर दिया गया होता था। एंड 23 से 24 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे यहाँ पे जो पेपर है आपका 2023 ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद जो है एक्चुअल में जो मीनिंग है उसका वो आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आगे पीछे की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटीज़ को रेफर कर सको एंड नई एनसीईआरटीज़ के बजाय पुरानी एनसीईआरटी जो कि अब अवेलेबल भी बहुत मुश्किल से होती हैं उनको फॉलो करना भी आपको जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वहां से भी पूछे गए हैं अब आपको, है ना, तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स है मैं जो आपको बता रही हूँ, तो इसी वजह से आपको इनको पढ़ लेना एक बार जरूरी होता है। ठीक है, तो नहीं भी परचेज करना चाहते बट एटलीस्ट आई जस्ट रेफर टू कि आप थोड़ी सी पुरानी एनसीईआरटीज़ को भी यहाँ पर नजर में रखना आपने। ठीक है, जैसे सोशियोलॉजी है उसकी नई अब रैशनलाइज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली सिलेबस तो कट डाउन ही हुआ है। ठीक है, बट आप पुरानी एनसीईआरटी को भी एक बार रेफर करना, वहाँ से सवाल आपको मे भी पूछा जा सकता है। सो कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल from my side today. Thank you so much.